आज नया पाठ देखिए, फणीश्वर नाम रेणु। जन्म 4 मार्च 1921 औरांनी हिंगना। ये बिहार के अंदर एक आंचल मतलब एक पिछड़ा क्षेत्र है और जिला पूर्णिया वर्तमान में जो जिला है वो अररिया है, बिहार। ये एक पुराना मतलब कहते हैं पुरानी सोच या एक ग्रामीण क्षेत्र, बहुत अभी भी ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है। आपको मालूम होगा कि बिहार है वो भी पिछड़ा राज्य है। उसके अंदर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बिहार का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और दूसरा वहां की जितनी भी सरकारें रही है उन सरकार ने उस प्रकार से उचित प्रकार से उनका जो है विकास है वो किया नहीं है। तो ये वहां के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, ये फेमस उपन्यास था, इसके कारण ये प्रसिद्ध हो गई, बहुत ही फेमस है। कभी मौका मिले तो आप ये पढ़ना जरूर। एक सीख मिलती है कि वास्तव में जीवन कैसा है, ग्रामीण जीवन में भी क्या क्या हो जाता है, कभी कभार कुछ पता भी नहीं चलता। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये तो इनके उपन्यास है 5-6। ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये इनके कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, ये इनके संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है बीती हुई बातों को बाद में याद करके लिखना। अपने महादेवी वर्मा के संस्मरण 11वीं में पढ़े थे। नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्ट था, मतलब उस किसी विषय के ऊपर रिपोर्ट बना करके लिखना या उस विषय की जानकारी लेकर के उस विषय में लिखना। तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र, यानी ये पूरी तरह से 5 खंडों के अंदर इसको लिखा गया है। अब ये इनका व्यक्ति विशेष के बारे में जो इनका मानना है वो ये है कि कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कुछ रुतबा मिल जाता है या थोड़ी बहुत कुछ उनको सपोर्ट मिल गया या कुछ अधिकार मिल गए, तो वो अपने आप को क्या है कि बहुत ज्यादा समझ लेते हैं और ऊपर उठ करके आ जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। मतलब अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। फिर वो ये समझते हैं हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी की क्यों माने, हमारा जीवन है, हम जैसे चाहेंगे वैसे लेकर के चलेंगे। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार। अब ये समझना आंचलिकता का मतलब क्या होता है। तो आंचलिकता का मतलब होता है अंचल विशेष। अंचल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र। यानी इस अंचल विशेष की इनका जो ज्यादातर है वो कौन सा जिला है, पूर्णिया जिला, अररिया पूर्णिया जो जिला है, बस इस अंचल के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। ये जिला बहुत पिछड़ा हुआ था, इस जिले की पिछड़ी हुई आबादी, वहां के लोग हर प्रकार से, जैसे अपन इसको कह सकते हैं शिक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं, ठीक है, चिकित्सा की दृष्टि से कह सकते हैं, आधुनिकता की दृष्टि से कह सकते हैं या अन्य तकनीकी दृष्टि से कह सकते हैं। इस प्रकार से ये जिला एकदम पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े हुए जिले के अंदर किस प्रकार से लोगों को, किस प्रकार से उनकी समस्या है, लोगों का जीवन कैसा है, लोगों के साथ किस प्रकार से जो बाहर से लोग आगे व्यवहार करके चले जाते हैं, किस प्रकार से वो लोगों के साथ अत्याचार कर लेते हैं और उसमें लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, तो उसका इन्होंने बहुत गहराई से, मतलब छोटी छोटी, और इसकी जो भाषा है ना एकदम वो भाषा जैसे बिहार वाले बोलते हैं ना का करो बबुआ ईसन होना ईशन, एकदम वैसे लिखी इन्होंने। ये जो इनका मेला आंचल है इसकी जो भाषा है बड़ी, मतलब एक पढ़ने में हंसी आती है, इतना आनंद आता है, मतलब जैसे होता है ना मनोरंजन फिल्म होती है, मूवी होती है, देखने के समय जो आनंद आता है वो एक आनंद होता है, ठीक है। तो उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब होता है माने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरा हुआ, मतलब कभी सुखी कभी दुखी, बहुत ज्यादा समस्याएं ये वो। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भी इन्होंने सक्रिय भागीदारी की, मतलब राजनीतिक आंदोलनों के अंदर भी इन्होंने लिखा। उसके अलावा इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो अन्य कोई आंदोलन, सामाजिक दृष्टिकोण से कोई आंदोलन हुए तो उनके अंदर भी इन्होंने लिखा, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में लिखा इन्होंने, किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं, कहीं पर भी सीमितता बनकर के नहीं रही। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी और रचनात्मक
रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक है। रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने का मतलब होता है नवीनता प्रदान करना, यानी उनकी लेखनी के अंदर एक मार होती थी, वो स्पष्ट और सीधा कहते थे, यानी उनकी लेखनी में एक मार होती थी, वो स्पष्ट और सीधा कहते थे। उनके जो कहने का जो दृष्टिकोण होता था वो एकदम खुला होता था, बोलने का जो दृष्टिकोण होता था वो एकदम खुला होता था, और वो उसी प्रकार से बात करते थे जिस प्रकार से जीवन में वो एक व्यवहारिक जीवन की जो बातें हैं उस प्रकार के तेज के साथ वो बात करते थे। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ 1954, 1954, जिसने हिंदी उपन्यास में एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ, यानी उसके बाद लोगों ने कहा यार सिर्फ शहरों के बारे में लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ गांवों के बारे में भी लिखा जाए, गांवों की समस्याओं के बारे में भी लिखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की समस्या है उसके विषय में भी लिखना चाहिए। तो आंचलिकता की अवधारणा का मतलब विचार किस प्रकार से आया ने कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति, मैंने आपको कहा इनकी जो भाषा है वो वहां की लोकल भाषा है, उस भाषा में लिखा है, यानी जैसे फिल्म का कैरेक्टर होता है वो अपना रोल प्ले करता है, अपना डायलॉग बोलता है, यानी जो बोलता है, तो वहां के लोग जैसे हिंदी में नहीं, वहां की जो लोकल भोजपुरी या जो बिहारी भाषा है उस भाषा के अंदर वो बात करते हैं, और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला बनाते हैं। मतलब लोक जीवन का मतलब केंद्र में गांव का जीवन कैसा है, उस अंचल विशेष क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन है वो जीवन किस प्रकार से है या फिर कैसा है, उसको सब लोगों के सामने ला करके और उन्होंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया कि वास्तव में ग्रामीण जीवन कितनी परिस्थितियों से भरा हुआ, कितनी मुसीबतों से भरा हुआ और कितनी विषमताओं से भरा हुआ है, यानी इसके अंदर सहजता वगैरह इतनी नहीं। लोकगीत तो जैसे अपने राजस्थान के लड़की नुमा झुमा है, राजस्थान के गीत है ना, लोकगीत मतलब यहाँ की संस्कृति की झलक जिनके अंदर मिलती है। तो ऐसे ही बिहार के लोकगीत आपने सुने होंगे, भोजपुरी का करले बबुआ ईसन वैसन, वो एक क्या नाम है उसका, पवन सिंह, अरे वो निरूहार, मतलब वो अलग ही भोजपुरी स्टार, उनका जो संगीत वगैरह एक अलग ही ठुमका है। लोकोक्ति का मतलब लोगों के, जैसे अपने कहते हैं ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, सो सुनार की एक लोहार की, मतलब ऐसे ये लोकोक्तियां, लोक संस्कृति यानी वहां की संस्कृति, पहनावा, बोलचाल, वस्त्र, वहां के तीज त्योहार, वहां की मान्यताएं, वहां की समृद्धि, वहां की प्रकृति, ये वहां की लोक संस्कृति। लोक भाषा वहां की उनकी भाषा एवं लोक नायक का मतलब वहां ग्रामीण क्षेत्र के जो हीरोज, ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग जिन्होंने कुछ करने का प्रयास किया, जिन्होंने कुछ करवाने का प्रयास किया, कि इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला, यानी उन्होंने अंचल का मतलब था क्षेत्र को ही नायक बना दिया कि भाई ये पूर्णिया क्षेत्र है, बिहार का इस कारण से प्रसिद्ध है, इसमें ये है वो है, ऐसे वैसे। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ंत रूप में ही आता है। कच्चे का मतलब वास्तविक, जैसे गांव में होता है ना आजकल भी झोंपे बनाए होते हैं, कच्चे वगैरह मकान वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होता है, तो वहां का जो जीवन है उस जीवन का जो उन्होंने चित्रण किया वो भी उस दृष्टिकोण से किया है कि इनका जो दृष्टिकोण है कितना अच्छा है, कितने रूप से ये सुंदरतम तरीके से उसकी बात कर पाते हैं, कितने तरीके से वो उसकी बात को रख पाते हैं, ठीक है। इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ शस्य श्यामला का मतलब था हरा भरा, जहाँ क्योंकि बिहार में नदियां हैं, कोसी है, यमुना ये जाती है, गंगा जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो काफी क्षेत्र है, लेकिन हरियाली भी काफी पर्याप्त है, तो ये हरा भरा क्षेत्र है, शामिल है। तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। अब धूल भरा और मैला, देखो मैला मैंने आपको पहले ही बताया था, मैला शब्द क्यों लिया गया है, मैला आंचल, तो यहाँ मैला लिया गया है आचरण के कारण, ठीक है, दूसरा लिया गया है परिवेश के कारण। तो आप समझदार व्यक्ति हो, समझो आचरण का मतलब क्या होता है, मेला किस प्रकार से, तो वहां के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, वहां की औरतों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, किसके साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ इज्जत लूट दी गई, किसी को मार दिया गया, किसी को डरा धमका करके, यानी गरीबों के साथ जो अत्याचार पूर्ण होता था वो इन्होंने एक चित्रण किया। इतना मार्मिक चित्रण है, उसको पढ़ने के बाद लगता है कि हम फिर भी जी रहे, ऐसे ऐसे लोग करते हैं और हम फिर भी जी रहे, यानी अपनी धारणा हो जाती है कि हम इस प्रकार से ऐसे समाज में आज भी हम हैं वो जी रहे हैं जहां पर लोगों के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार है वो किया जाता है।
फिर है स्वतंत्रोत्तर, यानी देश की आजादी के बाद। ठीक है, भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, भारत का मतलब विकास था वो धीरे धीरे कैसे हो रहा था, शहर केंद्रित हो रहा था ना, शहरों का विकास हो, शहरों के अंदर औद्योगिकरण हो, शहरों के लिए ये हो, शहरों के लिए वो, ऐसे टाइम में उस ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति है, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्या है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है उन समस्याओं को सामने रखा कि और लोगों की और भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है, अवधारणा का मतलब सोच को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साथ आएगी, यानी भाषा की सार्थकता किसमें है, तो बोली, यानी वहां की जो बोली है ना, उस बोली की जो महक है वही भाषा की सार्थकता को बढ़ाती है, वही भाषा की सार्थकता है, उसको आगे लेकर के आती है, और उसी सार्थकता को हमें क्या करना है, जीवित है वो रखना है। तो वहां पर कुल मिलाकर के क्षेत्र विशेष की जो सार्थकता है, क्षेत्र विशेष की अंचल की जो सार्थकता है, वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है वो रखती है। ठीक है, अब रचना के बारे में आते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब प्रमुख, प्रमुख कहानियां जिसके कारण उनको जाना जाता है, जिसके कारण उनकी पहचान है, कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। पहलवान की ढोलक ये उनकी कहानी है। ठीक है, यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है, मतलब जिजीविषा होनी चाहिए आदमी की। आप जिजीविषा समझते हो, मतलब जीवन जीने की एक चाहत होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, डर से मर जाते हैं, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, अब वो आधा तो डर के मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ऐसे करके तो वास्तव में मर जाएगा। लेकिन अगर जीने की जिस व्यक्ति में इच्छा हो तो मौत से भी वो लड़ करके आ सकता है। तो ऐसी इनके अंदर जिजीविषा थी, तो उस जिजीविषा को ये व्यक्त करती है। ठीक है, फिर है रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता, मतलब ऐसे लिखा है जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये घटनाएं हमारे सामने घटित हो गई। हम जब इनको पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी ये घटनाएं हमारे सामने चल रही है। तो इस प्रकार की एक सजीवता होती है उसके अंदर। फिर हमें ये लगता है, ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो, मतलब जो उस कहानी के पात्र है उनसे हमें ऐसा आभास होता है कि वास्तव में वो वास्तविकता के तौर पर हमारे सामने खड़ा है, हम वास्तविक तौर पर उसको देख रहे हैं, या वास्तविक तौर पर हम उन्हें देखने का प्रयास है वो कर रहे हैं। फिर है पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब कहीं पर भी नहीं मिलता, जो बड़ी मुश्किल से मिलता, यानी इतना अच्छा इन्होंने लिखा है कि जो दूसरी जगह इतना मिल भी नहीं पाता। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से है, रेणु गिने चुने कथाकार मतलब ऐसे अलबेले कहानीकारों में से है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया, मतलब सीधी रचना लिखी उसके अंदर भी इनका संगीत पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है, मतलब पहलवान है वो ढोलक की आवाज पे अभ्यास करता है, ढोलक की उस आवाज के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है, जितनी ढोलक जोर से बजती है उतना ही उसको जोश आता है, उतना ही वो जुनून से ज्यादा ताकत आता है। तो ये जो सामंजस्य, एक जो मिश्रण है, ये अपने आप में अद्भुत है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, मतलब व्यवस्थाएं बदल गई है। पहले के जो लोग थे उनको आज के वर्तमान के समय में कोई पूछता भी नहीं, पहले के जो लोग थे वर्तमान में उनको कोई पूछता भी नहीं। ठीक है, राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जन जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, मतलब यहाँ वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से राजा साहब की जगह, मतलब जब जब उनका पुत्र, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो जब राजा बनता है तो वो किस प्रकार से उनको निकाल देता है, किस प्रकार से उनको मतलब पुरानी व्यवस्थाओं को बाहर कर देता है। उसी व्यवस्था के अंदर वो पहलवान है वो भी वहां से बाहर हो जाता है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह उलट जाने का मतलब जो पहले सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को पूरी तरह से वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक, यानी सभ्यता के नाम पर एकदम नए तरीके से लागू कर देते हैं। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, यानी लोगों ने धीरे धीरे भारत को भूल गया और उसके ऊपर एक नया आ गया, क्या, इंडिया होगा था, वी आर प्राउड इंडियन, हम भारतीय नहीं कह सकते इंडियन,
तो ये कहने के लिए तो शब्द है, लेकिन इनका असर बहुत तगड़ा है। ठीक है, जो लट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पड़े। निरीहता का मतलब होता है जिसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब दया भाव नहीं हो, या गरीबी विषम परिस्थिति के अंदर। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवान जैसे शौक को क्या पालती है। अब वो अगर गरीबी में अपना पेट भरेगा या पहलवानी करेगा, फिर भी पहलवान जीवित ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिंदा जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत। मतलब वो अपने कर्म से, उसका कर्म क्या था, पहलवानी था, वो अपने कर्म से एक संदेश भी देता है कि विषम समय में भी डट करके उसका क्या करना है, सामना करना है। जब तक साहस है तब तक हमें क्या करना है, विषम परिस्थितियों से लड़ना है। तो ये एक अपने आप में अद्भुत है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लट्टन, मतलब जो कभी हारा नहीं है, लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल के बोल में बदल देते हैं, मतलब वो पूरी तरह से जर्जर होकर के खत्म हो जाते हैं। तो इस करुण त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, यानी आखिर ऐसा पुरानी व्यवस्था में ऐसे लोग मरते नहीं थे, इस प्रकार से भूख से नहीं मरते थे, त्रासदी से नहीं मरते थे, लेकिन इस नई व्यवस्था के अंदर, हमारी इस व्यवस्था के अंदर केंद्रित सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह गई है, और उसके कारण से बहुत सारे लोग हैं वो इससे छूट गए हैं, और वर्तमान परिवेश में वो बहुत ज्यादा सत्ता से पीछे रह गए, और फिर उनका जीवन है वो किसी भी मायने में लोगों के सामने कोई है ही नहीं। या नई व्यवस्था की क्या कला की प्रासंगिकता, व्यवस्था की मुखापेक्षी है, मुखापेक्षी का मतलब होता है मुंह फेरना, क्या कला से भी मुंह फेरना ये व्यवस्था का हिस्सा है, अथवा कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यानी लोक कलाओं को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है, तो बहुत सारी चीजें हमारे को सोचने के ऊपर मजबूर कर देती है कि भाई लोक कलाओं का किस प्रकार से हम मतलब उनका संरक्षण कर सकते हैं, हमें बचाना चाहिए नहीं चाहिए। तो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये आज अपन सिर्फ पाठ परिचय करेंगे, मूल पाठ है वो कल करेंगे। अब इसमें से अगर आप किसी को पूछना है तो बोलिए।